हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का एमसीक्यूज के थ्रू रिवीजन सेशन में। आज हमारे इकोनॉमी का 5वां लेक्चर है। टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज पार्ट 2। बाकी 4 पार्ट आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ आप ओनली आइज की तरफ से स्पेशल मैगजीन उड़ान जो अवेलेबल है टेलीग्राम पे, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इस मैगजीन को। ठीक है, ये कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन के लिए। देखो, पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग शुरू। पहले क्वेश्चन में दिया है कि जो कंसोलिडेशन हो रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का जो कंसोलिडेशन हो रहा है, उससे रिलेटेड हमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं और हमें बताना है करेक्ट। पहला दिया है कि कंसोलिडेशन के बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो भारत का सेकंड लार्जेस्ट बैंक बन जाएगा। ठीक है, और इसमें मर्जन कौन से बैंक्स का होगा? विजया बैंक, देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, 3 बैंक मिलके बैंक ऑफ बड़ौदा बनेगा और मर्जर के बाद भारत का सबसे बड़ा बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाएगा। इसमें बोला है कि जो कंसोलिडेशन या फिर मर्जर करके हम क्या करेंगे, 12 बैंक बना लेंगे। अभी कितने हैं? 27 बैंक हैं। अब कितने बचेंगे? 12 बना लेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे कि बहुत मजबूत हमारे बैंक हो जाएंगे, ताकि उनका देश में नहीं दुनिया भर में उनकी जो है वो प्रेजेंस फील होगी, बहुत मजबूती होगी। देखो, पहला स्टेटमेंट देखो क्या है। पहला स्टेटमेंट ना बैंक ऑफ बड़ौदा दिया हुआ है कि सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा, ये गलत है। मर्जर के बाद में पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी सबसे बड़ा, सेकंड सबसे बड़ा बैंक होगा और एसबीआई सबसे टॉप पे रहेगा। ठीक है, और हमारा तो टारगेट यही है कि एसबीआई जो है वो सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक बने और दुनिया के बड़े बैंकों के अंदर उसके शामिल हो। सेकंड जो स्टेटमेंट दिया है ना, ये बिल्कुल सही है। कंसोलिडेशन के बाद में क्या होगा कि 12 ही बैंक बचेंगे। अभी तक तो ऐसा प्लान चल रहा है, बट जिस हिसाब से गवर्नमेंट जा रही है, जिस हिसाब से गवर्नमेंट का बजट का जो स्पीच हुआ है निर्मला सीतारमन जी का, उन्होंने तो साफ साफ किया है कि हम स्ट्रेटेजिक सेक्टर में 4 से ज़्यादा पीएसयूज नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से बैंकिंग की संख्या 12 से भी कम जा सकती है। तो जो लोग आप में से यूपीएससी के साथ साथ बैंक की तैयारी कर रहे हैं, कोई बैंक के पीओ की तैयारी कर रहे हैं, क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, तो भैया ध्यान से रहना, वैकेंसीज बहुत कम आएंगी अब। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। खैर, इतनी अपने को डिटेल की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि एसबीआई सबसे बड़ा बैंक होगा और पीएनबी उसके बाद में सबसे बड़ा बैंक होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है हमें, ये फॉरेन बैंक्स जो इंडिया के अंदर लोकेटेड है, जैसे कि एचएसबीसी है, वो हांगकांग संघाई बैंक है या फिर सिटी बैंक है, उससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिया है। पहला बोला है कि फॉरेन बैंक्स के हेडक्वार्टर को मैंडेटरी है फॉरेन बैंक्स को अपना इंडिया के अंदर कोई हेडक्वार्टर बनाना। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये जो फॉरेन बैंक है ना, इनको कोई मैंडेटरी नहीं है कि प्रायोरिटी सेक्टर को कोई लोन वगैरह दे। प्रायोरिटी सेक्टर इन द सेंस कि कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोई माइनॉरिटी ग्रुप, कोई एजुकेशन के लिए, इस तरीके से। ठीक है, तीसरा दिया है कि इन फॉरेन बैंक्स की भारत के अंदर जो टोटल ब्रांचेज हैं, अगर हम बात करें तो वो 1% से भी कम है। टोटल ब्रांच नेटवर्क में इनका हिस्सा 1% से कम है। देखो, पहला क्या है, जो स्टेटमेंट दिया ना कि इन फॉरेन बैंक्स को इंडिया के अंदर भी अपना हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश करना होगा, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं रखा गया है। जैसे एचएसबीसी बैंक है, उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। सिटी बैंक का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, कहीं दिल्ली में तो नहीं है, गुरुग्राम में तो नहीं है, मुंबई में नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, हालांकि उनकी सब्सिडरीज यहाँ पे होती है, बट उनका ओरिजिनल हेडक्वार्टर जो है वो बाहर ही रहता है। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि इंडिया में आके बनाओ। दूसरा क्या है कि हमें स्टेटमेंट दिया है कि फॉरेन बैंक्स जो हैं उनको प्रायोरिटी सेक्टर को लैंडिंग नहीं करना है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, गलत है। उनको भी जो उनका एएनबीसी है, एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट है, उसका 40% पीएसएल को देना पड़ेगा, कोई माइनॉरिटी ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, फार्मर ग्रुप। ठीक है, तीसरा जो स्टेटमेंट दिया है ना, ये बिल्कुल सही है कि टोटल ब्रांच नेटवर्क में उनकी हिस्सेदारी 1% से कम है, ये सही है। अब आप सोचोगे कि भाई मेरे को कैसे याद रहेगा कि 1% है कि 4% है। ठीक है, अब देखो, हमारा पहला और सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही होगा, तो डी हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है रीजनल रूरल बैंक, जिसको आम भाषा में आरआरबी के नाम से जानते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से। पहला स्टेटमेंट दिया है कि हर रीजनल आरआरबी का कोई पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उसको स्पॉन्सर करता है। दूसरा दिया है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर जो लैंडिंग के टारगेट्स होते हैं वो आरआरबी के कम होते हैं एज कम्पेयर टू कमर्शियल बैंक। तीसरा दिया है
कि नाबार्ड जो है वो रीजनल रूरल बैंक्स की सोल अथॉरिटी है। देखो पहला स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। हाँ, इसमें जो दिया हुआ है ना पहला स्टेटमेंट, ये बिल्कुल करेक्ट है। हर आरआरबी का कोई ना कोई एक स्पॉन्सर बैंक होता है, ठीक है। स्पॉन्सर बैंक इन द सेंस, मान लीजिए कि जैसे राजस्थान है तो वहाँ पे एक मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, ठीक है। तो उस मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर बैंक कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है। इस तरीके से हो गया। दूसरा जो दिया है ना कि पीएसएल जो हमें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की जो टारगेट है वो आरआरबी की कम है, ये गलत है। देखो क्योंकि ये रीजनल रूरल बैंक है, इनको बनाया इसीलिए गया था कि भाई बैंकिंग की जो फैसिलिटी है, लोन वगैरह जो है वो गाँव में जाए, तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का टारगेट इनका जो है वो हाई रहेगा हमेशा ही, ठीक है। तो बी हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया और हमारा डी गलत हो गया। अब हमारे पास 1, 3 और 3 बचा। इसमें दिया है कि नाबार्ड इज द सोल अथॉरिटी ऑफ द रीजनल रूरल बैंक, ये स्टेटमेंट गलत है। देखो कोई भी आरआरबी होता है ना, उसके अंदर हिस्सेदारी होती है स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और फिर जो होता है स्पॉन्सर बैंक उसकी। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला हमारा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। तो हिस्सेदारी कुछ इस तरीके से रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की 50%, स्टेट गवर्नमेंट की 15% और स्पॉन्सर बैंक की 35% रहती है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप ओनली आईएएस नथिंग एल्स के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड रिक्विजिट मटेरियल और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, ये सब के लिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पेटीएम बैंक पेमेंट बैंक से रिलेटेड हम देखेंगे। आजकल बहुत पेमेंट बैंक चल रहा है, कोई एयरटेल पेमेंट बैंक आता है, कभी पेटीएम का पेमेंट बैंक आता है। आप तो ऐड भी देखते होंगे टीवी के अंदर, इन पेमेंट्स बैंक के ऐड वगैरह आते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है कि ये जो पेमेंट बैंक है ये डिमांड डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और फिक्स डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। डिमांड और फिक्स डिपॉजिट में आपको पता होना चाहिए, डिमांड का तो मतलब हम जब चाहें डिमांड कर सकते हैं हमारी मनी की। फिक्स में ऐसा होता है कि हम कुछ टाइम पीरियड के लिए 6 महीना, 1 साल, 2 साल के लिए अपना फिक्स करते हैं मनी। दूसरा दिया है कि इन पेमेंट्स बैंक को स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी जो रेशियो एसएलआर जो नॉर्म्स हैं वो इनके ऊपर लागू नहीं होते हैं। तीसरा दिया है कि पेमेंट बैंक जो है वो लोगों को लोन दे सकते हैं अप टू 1 लाख रुपए का। तो देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। देखो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पेमेंट बैंक को ना लोन देना अलाउड नहीं है, पेमेंट बैंक वगैरह लोन नहीं दे सकते हैं, ये लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। हम अगर पेमेंट बैंक में जमा कराए ना तो 1 लाख रुपए तक जमा करा सकते हैं, बट पेमेंट बैंक हमें लोन नहीं दे सकता है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा अगर गलत है तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही बचा? पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। देखो ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 देखते हैं। तो ये पेमेंट बैंक के ऊपर भी जो है वो एसएलआर के नियम लागू होते हैं। और पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो बिल्कुल देखिए क्या है, सॉरी हमें इसमें इनकरेक्ट पूछा है। तो हमें इनकरेक्ट जब पूछा है ना तो इनकरेक्ट क्या होगा? तीसरा हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। और इसके बाद में जो पहला स्टेटमेंट दिया है इसमें देखिए डिमांड डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट दोनों के बारे में बात की गई है, एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ये गलत हो गया। अभी तक जो है ना पेमेंट बैंक सिर्फ डिमांड डिपॉजिट ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, वो इनकरेक्ट वाला मुझे ध्यान नहीं रहा लास्ट में, इसलिए यहाँ पे इसका सी हो गया। इन पे एसएलआर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ अभी पेमेंट बैंक सिर्फ डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, अभी इनको फिक्स डिपॉजिट लेना अलाउ नहीं है। बट अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो पता नहीं कैसे वहाँ पे न्यूज़ लिखा हुआ है कि पेमेंट बैंक जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसका फिक्स डिपॉजिट जो है वो 600 करोड़ रुपए हो गया है। बट कहीं भी आरबीआई की गाइडलाइन वगैरह में नहीं लिखा हुआ है, तो उसकी हम आरबीआई की गाइडलाइन को ही फॉलो करेंगे। तो पेमेंट बैंक एज ऑफ नाउ सिर्फ डिमांड डिपॉजिट ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट इनको अलाउ नहीं है। स्टेटमेंट हमारा सी, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो गया। यहाँ पे हम लोग जो है वो डिटेल में एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हम कोई लोन लेते हैं तो उस पर लोन पे इंटरेस्ट रेट्स होती हैं, ठीक है। आप बैंक वगैरह में जाते होंगे या टीवी में ऐड देखते होंगे कि आपको इतना % पे लोन मिलेगा, ये तो वो इंटरेस्ट रेट भी जो होती है ना बहुत डिफरेंट टाइप की होती है, तो उसको देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? सबसे पहले दिया हुआ है कि फिक्स्ड जो इंटरेस्ट रेट है उसके बारे में दिया गया है। फिक्स इंटरेस्ट रेट में दिया है कि इंटरेस्ट रेट है ना हमेशा जो फिक्स रहेगी, ठीक है, एक्सेप्ट रिसेशन का पीरियड। मतलब कभी मान लीजिए कि मार्केट में मंदी आ जाए, पूरा ग्लोबल मेल्ट डाउन हो जाए, इस तरीके से, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट मान लीजिए हमने 4% पे बैंक से लोन लिया है तो वो हमेशा ही 4% रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब रिसेशन नहीं होना चाहिए। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में दिया है कि ये इंटरेस्ट रेट होती है ये फ्लोट करती रहती है, जैसे जैसे मार्केट कंडीशन चेंजेस होती है। मान लीजिए कभी रेपो रेट, रिवर्स रेपो इस तरीके से कम ज़्यादा हो जाए या, तो उससे जो है वो हमारी जो इंटरेस्ट रेट है वो भी फ्लोट करेगी। तीसरा दिया है टीजर लोन।
देखो टीजर लोन के अंदर क्या होता है कि एक टाइप से ये सब टाइप है लोन का, ठीक है, मतलब ये जो है एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट लोन का एक सब टाइप है। इसमें क्या होता है, पहले कुछ शुरुआती सालों के अंदर इंटरेस्ट रेट लो रहती है, जैसे मान लीजिए 4% है, बट धीरे धीरे क्या होता है 5, 6, 7 इस तरीके से बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है। तो देखो ये टीजर लोन है ना, ये करेक्टली मैच है। टीजर लोन में ऐसा ही होता है कि ये एक टाइप से सब टाइप है फ्लोटिंग रेट का। इसमें यही होता है कि पहले कम रेट रहती है, फिर धीरे धीरे इंक्रीज रहती है। दूसरा स्टेटमेंट जो है ना वो भी सही है, ये फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में भी ऐसा ही होता है कि जैसे जैसे मार्केट कंडीशन डेवलप होती है, मार्केट में मंदी होती है, तेजी होती है, उस हिसाब से ये होता रहता है, ठीक है। मार्केट इन द सेंस मनी मार्केट की बात हो रही है यहाँ पे, स्टॉक मार्केट की बात नहीं हो रही है। फिक्स इंटरेस्ट रेट में रेट फिक्स रहती है, चाहे रिसेशन आए चाहे कुछ भी आए। तो हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, अब हमें करेक्टली पूछा है तो करेक्ट हमारा बी हो गया। 2 और 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। यहाँ पे हम डिटेल में देख सकते हैं फिक्स क्या होता है, फ्लोटिंग क्या होता है, टीजर लोन। अब आप बोलोगे कि भाई कौन सा इंटरेस्ट रेट बेटर होता है, फिक्स इंटरेस्ट रेट बेटर है कि फ्लोटिंग वाला बेटर है कि टीजर है। देखो जब भी हम लोन लेते हैं तो लोन वाला हमें बहुत सारे ऑप्शन देता है कि भाई आपको फिक्स में लेना है, फ्लोटिंग में लेना है। तो ये डिपेंड करता है कि उस टाइम सिचुएशन कैसी है, जो लोन ले रहा है वो क्या अमाउंट की लोन ले रहा है या उसने किस तरीके से कैलकुलेशन की है, ठीक है। हो सकता है कि मान लीजिए मुझे फिक्स इंटरेस्ट रेट सूटेबल लगे लेकिन आपको फ्लोटिंग लगे, कोई 5 साल के लिए लोन ले रहा है, कोई 10 साल के लिए लोन ले रहा है, इस तरीके से। अच्छा, अपना प्रज्ञान टेस्ट होने वाला है 14 तारीख को। dpp.onlyis.in पे जाकर रजिस्टर करिए, कोई पैसे नहीं है, कोई शुल्क नहीं है इस टेस्ट का। 14 तारीख को 10 बजे आप तैयार रहिए इस महासंग्राम के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ बैड बैंक से रिलेटेड दिया हुआ है। ये बैड बैंक जो है ना बहुत न्यूज़ में रहता है। अभी जो 2021 का जो बजट आया ना उसमें भी बैड बैंक के ऊपर बहुत चर्चा हुई है। बैड बैंक इन द सेंस कि आजकल क्या है, बैंकिंग के साथ बहुत प्रॉब्लम है। बैंक जो हैं वो ऐसे ऐसे लोगों को पैसे दे देते हैं, लोन दे देते हैं, करोड़ों हज़ारों करोड़ का पैसा दे देते हैं, वो चुकाते नहीं है। कोई छोटा मोटा आदमी बेचारा लाख 2 लाख 5 लाख का लोन लेने जाए तो उसको मतलब देते नहीं है, और बड़े बड़े सेठ को, कंपनियों को हज़ारों करोड़ दे देते हैं, तो वो बैड बैंक है। मतलब बैड बैंक इन द सेंस कि जो जो लोन एनपीए हो गए हैं या मतलब जिनको वापस रिकवरी की संभावना नहीं है, उनको कहीं एडजस्ट करके अलग से हम एक बैड बैंक बना दे और उनको दे दें कि भाई तुम देखो इसका क्या करना है, ठीक। तो बैड बैंक से रिलेटेड हमें दिया है कि बैड बैंक से क्या होगा कि एक तो ये जो हमारा ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है ये इससे रिजॉल्व हो जाएगी। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या होती है, ये देखो इकोनॉमिक सर्वे में दिया था, 2015-16 का जो सर्वे आया था उसमें दिया था कि ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम ये है कि एक तो हमने कंपनियों को लोन दे दिया है, वो कंपनियां चुका नहीं पा रही है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि बैंक्स के पास जो है बहुत ज़्यादा एनपीए हो गया। सेकेंड, हम स्टेटमेंट देख रहे हैं कि बैड बैंक में क्या दिया है कि बैड बैंक से क्या होगा कि अगर कोई कंपनी ने डिफ़ॉल्ट कर लिया है, वो दिवालिया हो गई है, तो उसका लिक्विडेशन या उसका क्लोजर है उससे हम सेव कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बैड बैंक से ये चीज़ हो जाएगी, क्योंकि बैड बैंक जो है वो एक अपने आप में स्पेशलाइज्ड बैंक होगा। वो ये देखेगा कि भाई कोई डूब रहा है, कोई अकाउंट डूब रही है, कोई कंपनी डूब रही है, वो पैसे नहीं दे रहे हैं, तो हम किस तरीके से अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा भी स्टेटमेंट हमारा ये सही है कि कोई कंपनी को लिक्विडेशन हो भी रहा है, मान लीजिए किसी कंपनी ने डिफ़ॉल्ट कर लिया है, अगर वो बंद हो रही है, कोई दुकान वाला अपनी दुकान बंद करके जा रहा है, शटर डाल के जा रहा है कि भाई मैं तो अब नहीं करूँगा, तो ऐसी कंडीशन में बैंक, ये बैड बैंक स्पेशलाइज्ड होगा और वो कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे रिकवर कर सकें या किस तरीके से इस कंपनी को हम क्लोज डाउन होने से बचा सकते हैं। तो पहला दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 और 2 करेक्ट हो गया हमारा। यहाँ पे आप डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लीड बैंक स्कीम से रिलेटेड है। ये लीड बैंक स्कीम जो है वो थोड़ा सा आया भी था, शायद 2020 वाले प्रीलिम्स में ही आया था। सर्विस एरिया अप्रोच कौन सी स्कीम, मतलब किससे रिलेटेड है। तो लीड बैंक स्कीम में दिया है कि ये जो है ना इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, रघुराम राजन जो है फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है, उनकी कमेटी ने रिकमेंड किया, उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस किया गया। दूसरा बोला है कि इस स्कीम को 2015 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई जो गाँव वगैरह में जो क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल कराएं लोगों को, जो मतलब कोई लोन वगैरह लेना है या डिपॉजिट करना है, मतलब सर्विस एरिया अप्रोच को फॉलो करते हुए गाँव में फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जाए। देखो पहला स्टेटमेंट जो है ना वो गलत है। इसको ना रघुराम राजन की कमेटी ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था, कमेटी बनी थी गडगिल कमेटी, गडगिल कमेटी ने बोला था कि इसको इंट्रोड्यूस करो, उसके बाद जो है वो आरबीआई ने किया, ठीक है। अब आप सोचोगे कि लीड बैंक कोई बैंक है, अलग से बैंक बनाया गया, ऐसा कुछ नहीं है, लीड बैंक नहीं है।
लीड बैंक मतलब कि कोई एक लीडर होगा, कोई बैंक लीड करेगा गांव में कि भाई ठीक है मैं लीड कर रहा हूँ, मैं सारी जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि गांव में और अपनी छोटे छोटे ब्रांचेस खोलूंगा, लोगों को और फैसिलिटी मिले, इस तरीके से। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है ना कि 2015 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ये गलत है। लेकिन इसका जो आगे वाला जो स्टेटमेंट है कि भाई गांव में फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है, इस वजह से इसको खोला गया, सर्विस अप्रोच को फॉलो करते हुए। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, डी हो गया, नाइदर 1 नोर 2। यहाँ पे आप डिटेल भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग, ये देखते हैं, एमसीएलआर से रिलेटेड है। एमसीएलआर पे क्वेश्चन तो आ भी चुका है यूपीएससी के अंदर, शायद 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि एमसीएलआर क्या होती है, कि इसको मिनिमम इंटरेस्ट रेट भी बोलते हैं। ठीक है, और इस रेट से नीचे कोई भी बैंक जो है वो मतलब लोन वगैरह नहीं दे सकता है। ठीक है, दूसरा दिया है कि ये डिपेंड करती है कि जो एक्चुअल डिपॉजिट रेट है उस पर डिपेंड करती है। तीसरा बोलता है कि एमसीएलआर कौन डिसाइड करता है, आरबीआई डिसाइड करता है, और आरबीआई हर अलग अलग बैंक के लिए अलग अलग डिसाइड करता है। देखो एमसीएलआर क्या होता है, एमसीएलआर एक ऐसी रेट होती है जिससे नीचे बैंक लोन नहीं दे सकता है। हर बैंक अपनी कैलकुलेशन करता है कि भाई मेरे को ऑफिस का कितना खर्चा आ रहा है, मेरे सैलरी कितना दे रहे हैं, हमारा प्रॉफिट लॉस कितना चल रहा है, इस तरीके से उसके बाद वो एक रेट डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट है ना ये गलत है, आरबीआई डिसाइड नहीं करती, हर इंडिविजुअल बैंक अपने लिए डिसाइड करता है कि व्हाट इज सुटेबल रेट फॉर अस। ठीक, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर तीसरा गलत हो गया तो हमारा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी ये दोनों गलत हो गए, बचा हमारे पास ए और सी। देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये ऐसी रेट है इससे नीचे लैंड नहीं किया जा सकता है। दूसरी है कि ये डिपॉजिट रेट से लिंक्ड है। देखो इस चीज़ का मतलब क्या, मान लीजिए कि मैं मान लीजिए कि मैं बैंक में कोई पैसे जमा करा के आता हूँ, डिपॉजिट करा के आता हूँ, बैंक मुझे 5% इंटरेस्ट रेट देता है। ठीक है, मान लीजिए कि 6 महीने बाद मैं फिर से बैंक के अंदर इंटरेस्ट मतलब फिर से पैसे जमा कराता हूँ, उस टाइम बैंक जो है वो मुझे 7% इंटरेस्ट दे रहा है, तो रेट इंक्रीज हो गई ना, डिपॉजिट की रेट इंक्रीज हो गई। अब बैंक किसी को लोन दे रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि उससे ज़्यादा पैसे लेगा ना, क्योंकि बैंक को भी तो आगे देना है। बैंक में कुछ लोग डिपॉजिट करते हैं, कुछ लोगों को बैंक देता है। तो बैंक मान लीजिए अब पहले मुझे 5% ब्याज दे रहा था, अब मुझे बैंक 7% दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में बैंक दूसरे लोगों से भी तो ज़्यादा लेगा ना, कि भाई आपने लोन लिया है तो अब ज़्यादा दो, इस तरीके से। ठीक है, तो ये एमसीएलआर जो है वो डिपॉजिट पे बेस्ड होती है, पहला और दूसरा हमारा स्टेटमेंट सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही है। यहाँ पे भी आप थोड़ा सा देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड दिया हुआ है। कोऑपरेटिव बैंक तो ना अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। अभी आप कोरोना के टाइम में आपने न्यूज़ देखी होगी कि महाराष्ट्र में वो एक बैंक है, पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक, उसने डिफॉल्ट कर लिया, लोगों को सड़क पे ला दिया। लोग आज भी विरोध कर रहे हैं कि भाई हमारे पैसे वगैरह दो। ठीक है, तो ये देखो इसमें दिया है, पहला स्टेटमेंट दिया है कि प्रेजेंस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इज वेरी वाइड अक्रॉस इंडिया, मतलब इसमें दिया है कि ये जो कोऑपरेटिव बैंक है भारत के हर हिस्से में अवेलेबल है। दूसरा दिया है कि दे कैन इशू डिबेंचर एज ए सोर्स ऑफ फंड। तीसरा दिया है कि कोऑपरेटिव बैंक जो है ना उनको रेगुलेट कौन करता है, उनको रेगुलेट करता है कि ये जो दिया है ना रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ओनली, सिर्फ यही उनको रेगुलेट करता है। देखो पहला तीसरा स्टेटमेंट ना हमारा गलत हो जाएगा। कोऑपरेटिव जो भी बैंक्स होते हैं उन पे ड्यूअल रेगुलेशन होता है, या तो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का या फिर स्टेट जो रजिस्ट्रार होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, या फिर सेंट्रल रजिस्ट्रार, और उसके साथ साथ में आरबीआई भी कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट करता है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। देखो दूसरा क्या है, दूसरा दिया है, इसमें दिया है कि ये जो प्रेजेंस है ना कोऑपरेटिव बैंक्स की, ये बहुत वाइड है पूरे मतलब थ्रू आउट द इंडिया। ये स्टेटमेंट ना गलत है। गलत इसलिए है कि आरबीआई की खुद की वेबसाइट ये बोलती है कि कोऑपरेटिव बैंक है 79% कोऑपरेटिव बैंक्स जो है ना भारत में सिर्फ 5 राज्यों के अंदर है। ये 5 राज्य के नाम आप यहाँ पे देख लीजिए, ये 5 राज्यों के नाम है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मतलब 79% जो है वो सिर्फ इन्हीं 5 राज्यों के अंदर अवेलेबल है कोऑपरेटिव बैंक।